बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सरदार नबील कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मायजा हमीद गुज्जर साहिबा, सब जानते हैं PMLN से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले सरदार साहब, आप लोगों ने थोड़ी सी करप्शन की थी, बहुत थोड़ी सी, पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने। इमरान खान ने आप लोगों को मुसीबत डाल दी थी, कभी अदालतों में, कभी सड़कों पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी मीडिया में मुसीबत डाल के रखी थी आपको। और उसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन की है और आप आराम से बैठे हुए हैं। सर, कितना फर्क है आप दोनों में। आपको भी चाहिए उसके नाक में दम कर दें सर, क्यों नहीं कर रहे? जान की अमान पाऊं तो इमरान आपके सामने कुछ बोल सकूं सर, मुझे ना अगर इजाजत दे। और सरकेस्टिकली आपने जो बात सवाल किया, सरकेस्टिकली मैं उसका जवाब दे सकता हूं कि भाई, अगर हम डाकू हैं, हम चोर हैं, हम पर इल्जाम लगते हैं, आज हम उनको डाकू चोर कह रहे हैं तो क्यों बुरा लग रहा है भाई? वो भी हमें डाकू चोर बोलते हैं, हम भी उनको डाकू चोर बोलते हैं, तो पाकिस्तान में फिर कोई शुरफा नहीं है। बात यह है कि यार, ये वक्त नहीं है एक दूसरे को डाकू चोर बोलने का। ये वक्त ये है कि आप, ठीक है, अगर चेयरमैन बिलावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पार्टी का चेयरमैन कौन है PTI का, उसको जवाब देना चाहिए ना। एक बच्चे वजीर को तो नहीं जवाब देना चाहिए। तो आपको लगता है कि सर, एक सेकंड, आपको यह लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने, जो नवाज शरीफ साहब को लीडर बनाने की गलती बेनजीर भुट्टो साहबा ने की थी, उनको जवाब दे देकर, वो गलती अब इमरान खान साहब भी करें बिलावल को जवाब दे देकर? नहीं, एक देखे ना, चेयरमैन बिलावल पार्टी का चेयरमैन है, ठीक है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, ये रोजाना पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाते करप्शन का। उन्होंने कौन सी गलत बात की मुझे बताएं? उन्होंने जो करप्शन बताई, आपने, आपके YouTube चैनल को मैं बड़े शौक से देखता था, पता नहीं आजकल आप YouTube चैनल पे वो बातें करते नहीं करते हैं, लेकिन आपने बड़ी राजें खोली है इस हुकूमत की, मैं देखता रहा हूं। आप मुझे बताएं, क्या चीनी स्कैंडल के बाद गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए क्या आटे का बोरान के बाद गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। BRT के केस के ऊपर स्टे लगाना, ये क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि आप अपने करप्शन पे स्टे लगा रहे हैं? यानी आप यानी हुकूमत को कह रहे हैं, नैब को कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां मत करें। आपने जिसका नाम चीनी स्कैंडल में आया उसको मुल्क से बाहर जाने दिया, बल्कि दूसरे वजीर को आपने उसको अपग्रेड करके अच्छी वजारत दे दी। आपने तेल को, यार इसमें तो आप मेरा साथ दोगे इमरान खान साहब, आप भी इमरान खान, वजीर आजम भी इमरान खान, पूरा पाकिस्तान इमरान खान। मुझे आप इस बात का जवाब दें, 1 महीने के लिए तेल को सस्ता कर दिया, 25 रुपए, और स्टॉक कर दिया, स्टॉक किया, बाजार से, मार्केट से गायब। जिस दिन महंगा कर दिया उस दिन मार्केट में मिलने शुरू हो गया। इसको कहते हैं टेक्निकल करप्शन, जिसमें ये हुकूमत माहिर है। तो अगर इनको आईना दिखा दिया तो इनको फिर कोई बच्चे वजीर की तरफ से नहीं, बल्कि सरदार साहब छोटा सवाल, ये एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं आप उन इश्यूज को जो पब्लिक के इश्यूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर जहां बैड गवर्नेंस और चीजें नजर आ रही हैं खराब होती हुई, आप कर रहे हैं, हम भी इसके ऊपर बात करते हैं, और जो आप एग्जैक्टली वही होना चाहिए। लेकिन मैं जानना यह चाहता हूं कि मेरा सवाल फिर वही है सर, कि इमरान खान ने करप्शन, थोड़ी सी करप्शन करने पे आप लोगों को अजाब डाल दिया था। उसने इतनी ज्यादा करप्शन किया आपके बकौल, आप लोग खुद ही अजाब में हैं, उसको अजाब में क्यों नहीं डालते? आप सड़कों पे आ रहे हैं, क्या करेंगे आप? यही तो करने जा रहे हैं हम। मौलाना फजल रहमान से जो मीटिंग हुई है, मौलाना फजल रहमान को एक खास मैसेज लेकर आया था, ऐसे ही तो नहीं आया था। आपको पता है कि आसिफ जरदारी साहब इस कोरोना के वजह से किसी से मुलाकात नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मौलाना फजल रहमान से आखिर मुलाकात की, तो इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, वो इसी हवाले से थी कि एक तहरीक दोबारा से शुरू करने जा रही है ऑपोजिशन, और वो तहरीक शुरू होगी कौमी असेंबली के अंदर से और फिर सड़कों पे आएगी, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि तहरीक किस तरफ जाएगी। चले, मैं भी आपसे पूछूंगा सरदार साहब, आप इसके ऊपर थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं सवाल पहले आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले मैं PTI के पास जाऊंगा। सवाल आपसे मैंने बाद में इतना है कि इमरान खान के ऊपर आप डायरेक्टली करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जितनी चीजें आप बता रहे हैं उन सबकी इंक्वायरियां तो खुद इमरान खान कर रहा है, और ये सारी चीजें उसी ने खोल खोल के आपके सामने लाई हैं। उसको खुद कहां इन्वॉल्व करते हैं आप करप्शन में,
और क्या सबूत हैं उसके खिलाफ आपके पास? मैं आपके पास बाद में आ जाता हूं, लेकिन पहले आज एक बात की है फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपके वफाकी वजीर इत्तलाआत ने, और उन्होंने ये कहा है कि ये नीच हरकत है कि एक खातून के ऊपर इल्ज़ाम लगाना नीच हरकत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्होंने कहा कि उन्होंने नीच हरकत की है। तो सर ये तो फिर अगर उन्होंने नीच हरकत की है ना सर, तो पीटीआई ने तो फिर बहुत ज्यादा की है सर, किसी को भी नहीं बख्शा आपने, तो किसी का नाम नहीं छोड़ा आपने, तो सर जिसके ऊपर आपको लगा करप्शन हुई है आपने तबाही फेर दी। और दूसरी बात यह है कि ये होते कौन है वफाकी वजीर, एक औरत की साइड लेने वाले, इनका ताल्लुक क्या है अलीमा खान के साथ, या अलीमा खान का वफाकी हुकूमत और वफाकी वजीर के साथ क्या ताल्लुक है? अलीमा खान को एक वफाकी वजीर क्यों डिफेंड करने आया, और अगर आया डिफेंड करने तो फिर अब उसके केस को भी डिफेंड करे कि वो साबित करे कि वो बेकसूर और मासूम है। मुकम्मल हो गया ये सवाल? सर हो गया सर, हो गया। अच्छा जी, अलीमा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या ओहदा रखती हैं? बताइए सर। अलीमा खान मेरे लिहाज से तो कोई ओहदा नहीं रखती, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। ठीक है, तो सियासी शख्सियतों पे बात करनी है या जाती घरेलू लोगों के ऊपर बात करनी है? अभी तो हमने अपनी जबान खोली नहीं है। हम जब बात करते हैं एंटी करप्शन की, तो एंटी करप्शन के ऊपर पूरी जेआईटी आई हुई है। अलीमा खान का केस चला, अलीमा खान पे पेनल्टी लगी, अलीमा खान का एफबीआर के सामने जवाब दें, वो केस हुआ। अगर उसके अंदर कोई सुखम रह गया है तो वो जवाब देंगे हैं एफबीआर को। हमने तो कभी नहीं डिफेंड किया अलीमा खान को कि जी अलीमा खान ने जो कर रही है वो उनके ज़ाती उसके अंदर है। अगर उन्होंने कोई छुपाया है, उनको टैक्स की पेनल्टी लगनी चाहिए। उस पेनल्टी में अगर किसी ने गुंजाइश पैदा की है तो आप ये कहिए कि जी ये सलूक जो है दूसरों के साथ कुछ और हुआ था, अलीमा खान के साथ कुछ हुआ। ये हुकूमत जो है वो अपने रिश्तेदारों को जो है उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। हमने तो ऐसी कोई नहीं चीज़ की। बीआरटी की बात करते हैं, बीआरटी पे सिर्फ एक ही स्टैंड लिया। बीआरटी की इन्वेस्टिगेशन किसने की? बकौल आपके, जैसे कि हुकूमत ने खुद की, और हुकूमत ने ये स्टैंड लिया कि पहले प्रोजेक्ट मुकम्मल होने दें, उसके बाद जो इंक्वायरी करना चाहें कर लें। इसमें कौन सी ऐसी बात है? प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में अब 2 माह रह गए, इंशाल्लाह 2 माह में मुकम्मल होगा। उसके बाद आप जो इंक्वायरी करेंगे, वो जो हमने भी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की थी उसके ऊपर तमाम लोग जवाबदेह होंगे। किस चीज के बारे में ये कहते हैं? सबसे सर मैं आप आगे निकल गए हैं सर, आप आगे निकल गए हैं सर, देखें कैश डिस्ट्रीब्यूशन, आप आगे निकल गए हैं, आप आगे निकल गए हैं, उठा दें सर, आप आगे निकल गए हैं। अलीमा खान एक आम खातून है, उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वफाकी वजीर उनको क्यों डिफेंड कर रहा है? इस तरह तो उन्हें पाकिस्तान की हर आम खातून को डिफेंड करना चाहिए। एक प्रिंसिपल को डिफेंड कर रहा है कि आप जाती तौर पे दूर रिश्तेदारों को जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनको सियासत में ना घसीटे। सर जब शरीफ खानदान के खिलाफ केस चलता था, मेरी अर्ज सुन लें सर, मेरी अर्ज सुन लें सर, मैं आपके सामने बैठा हूं सर, मैं आपके सामने बैठा हूं सर। जब दुनिया से गुजर गए उन लोगों को आप सियासत में लेके आते हैं तो पता नहीं किसके कत्थे छट्टे कहाँ के खुलेंगे, किसने क्या बयान दिया था, जरदारी साहब के बाप ने एएनपी में होते हुए क्या क्या स्टैंड लिए थे, वो सब भी आएंगी बातें कि एक बेम्बिनो सिनेमा से शुरू होने वाले आज $20 बिलियन के मालिकान हैं। अगर खुद जरदारी साहब के बारे में मैं कहाँ से शुरू हूँ, करप्शन की दास्तान, पूरी दास्तान, पूरा प्रोग्राम मैं अकेले कर सकता हूँ कि उन्होंने ये करप्शन की। असल में करप्शन की कोई रसीद नहीं देता। अगर रसीदें देते तो शायद रसीद निकाल के ले आते कहीं से। लेकिन फ्रांस में एक केस हुआ अभी ऑगस्टा सम्बरीन्स का, बाकायदा वहां सजा हो गई और वो कह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के कुछ लोगों ने पैसे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। को टेक्ना को सजा हो गई स्विट्जरलैंड में। जरदारी साहब ने कह दिया कि मैं दिमागी तौर पे सही नहीं हूं, मेरे दिमागी हालात सही नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और जब उसके कुछ अरसे बाद वो सदर भी बन सकते हैं जो दिमागी तौर पर सही नहीं होते। हम किस किस चीज की बातें करेंगे सर? हम एक चीज की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक चीज की बात कर लेते हैं सर कि मैं सरदार साहब आपने जवाब देना, लेकिन सरदार साहब आप जवाब देंगे, लेकिन मेरा सर एक ऑब्जर्वेशन सर, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, छोटी सी चीज सर, छोटी सी चीज ये है सर कि जब पीआईडी के पोस्टर के सामने बैठ के पीआईडी के दफ्तर में वफाकी वुज़रा नवाज शरीफ साहब के दौर में उनकी फैमिली को डिफेंड करने आते थे, तो मैं सवाल उठाता था और यह कहता था कि किस कैपेसिटी में पीएमएलएन के वुज़रा
सरकारी दफ्तर में बैठ के एक आदमी जो वजीर आजम पाकिस्तान है उसकी फैमिली को डिफेंड कर रहे हैं, इनको कोई हक नहीं पहुंचता। तो तब पीटीआई वाले कहते थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसूली बात। सर अब बोलिए ना कि उसूली बात है, अलीमा खान को डिफेंड नहीं करना चाहिए सरकारी दफ्तर में बैठ कह रहा हूं कि देखिए यहां किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी खानदान के, आप किसी और को ले लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि मुराद अली शाह साहब की बेगम साहिबा के ऊपर मैं इतराज लगाने लगूं, वो जायज नहीं है। शी इज अ हाउसवाइफ, शी हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। लेकिन अगर यही बात मैं मरियम के लिए कहूं तो वो सही नहीं है। शी इज इन पॉलिटिक्स। अगर मैं उनकी वालदा के बारे में कुछ कहूंगा तो शी वॉज इन पॉलिटिक्स, इलेक्शन लड़ी है, पार्टी को लीड किया है उन्हीं ने। फर्क है दोनों चीजों में। अलीमा खान कभी मैं तो डिफेंड करने की बात कर रहा हूं। उनका सियासत से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो इमरान खान की बहन है। ठीक है, चलें जी। इसके अलावा क्या ताल्लुक है? रिस्पॉन्ड कर देंगे सरदार नबील कबूल साहब, चीजें आपके सामने हैं। वो कहते हैं जी दूसरी तरफ भी बड़ी लंबी कहानी है, तो बजाय इसके कि आप ये कहानियां खोलेंगे तो फिर हम भी खोलेंगे, हमारी जुबानें भी नहीं रुकेंगी। नहीं, मैं तो देखे ना, मैं इस तरह की चीज़ों का जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि जब ये बात कर रहे हैं कि जी हलीमा खान बिल्कुल इमरान खान की बहन है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई ऐसी चार्जेस है तो मेरे ख्याल में कि जो असेंबली की मेंबर भी नहीं है, जो कि पॉलिटिक्स में भी नहीं है, आपने बिल्कुल पॉइंट सही उठाया कि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को आके उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए, उन्होंने किया। लेकिन बात यह है कि देखें, अगर एक दूसरे के बैठ के हम सिर्फ ये करप्शन की कहानियां खोलें तो पब्लिक, आप यकीन करें कि टॉक शोज देखते नहीं है आजकल, वो गालियां देते हैं। सरदार साहब देखें, मैं सलमान शहबाज पॉलिटिक्स में नहीं है, नुसरत शहबाज पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उनका नाम टीवी के ऊपर लिया, पीटीआई के लोगों ने लिया, हम मीडिया वालों ने लिया। तो बात यह है कि जिसके ऊपर शक होगा ना उसका नाम तो लेंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत क्या उसको डिफेंड करने आएगी? ये मेरा सवाल था। मैंने यही सवाल किया, उसका जवाब दिया ना कि देखें, वफाकी हुकूमत के एक मिनिस्टर को बैठ के जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है तो ठीक है, अब दिया है तो दे चुके हैं ना जवाब। अब पता चला कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इमरान साहब, ऑब्जेक्शन ये नहीं है, ऑब्जेक्शन ये है कि एक पर्ची वाले चेयरमैन ने एक खातून का नाम लिया जो सियासत में नहीं है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा पीटीआई की करप्शन से, जिसका जिक्र नबील कबूल साहब कर रहे हैं। या तो वो ये साबित करें कि वो चैनल इस्तेमाल हुआ, जैसे कि सलमान का या उनके बेटों का बयान आया एवनफील्ड अपार्टमेंट के सिलसिले में। एक कहता है हमारी ये जायदाद नहीं है, दूसरा कहता है ये हमारी जायदाद है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर से हैं। एक खातून, उनकी बेटी कहती है कि मेरी तो एक कहीं टेक्निकलिटीज में चले गए सर, आप केसेस में चले गए, सब जो राइट सर आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि वहां चीजें, सर सुने मेरी सुने, वहां चीजें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, यहां चीजें रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं तो एक उसूल की बात कर रहा हूं कि वफाकी वजीर का दफ्तर एक खातून को डिफेंड करने आया है। वफाकी वजीर ने उनके केस को डिफेंड किया तो गलत किया, वफाकी वजीर ने एक असूल बयान किया तो गलत नहीं किया। जहां तक मैंने शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है, लेकिन मुझे इस बात का बगैर सुने ये सर मैं ये जानना चाहता हूं, देखें अपोजिशन को ये लगता है कि अलीमा खान ने करप्शन की है, इमरान खान के ऊपर इल्जाम नहीं है। चले समझें, इमरान खान के ऊपर कोई एलिगेशन वो अगर नहीं लगाते, वो ये कहते हैं कि अलीमा खान नामी एक औरत ने करप्शन की है, ये लगता है अपोजिशन को, और एक वफाकी वजीर ये कहता है कि उसने उसके ऊपर गलत इल्जाम आप लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस तो बन जाएगा ना, जो लोग तहकीकात करेंगे अलीमा खान की, उनके ऊपर तो इन्फ्लुएंस आ जाएगा कि यार वफाकी वजीर साहब खड़ा हुआ है। वफाकी वजीर ने कहा उनको आप सियासत में नहीं घसीटे। सर आई एम टॉकिंग अबाउट इंप्रेशन। एफबीआर उनके अंदर जितनी चाहे तफ्तीश करे, हम तो कभी नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला। चले मैं इंप्रेशन की बात कर रहा हूं कि उससे इंप्रेशन क्या जाता है। हम तो कह रहे हैं हर आदमी की तफ्तीश हो। जहांगीर तरीन की ये बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन के तमाम असासे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जहांगीर तरीन के ऊपर सर जिस असासे में वो रह रहे हैं वो उनका अपना ही है बरतानिया में। एफबीआर भी करेगी, कंपटीशन कमीशन भी करेगी। अभी तक उनको राइट टू डिफेंड है कि नहीं है, या पाकिस्तान में कानून सिर्फ इतना है कि बगैर डिफेंड, अगर यही कानून होता तो आसिफ जरदारी साहब को बहुत पहले टांग देना चाहिए था सिर्फ चार्जेस के ऊपर। ठीक है, आसिफ जरदारी साहब को पूरा मौका दिया जाता है डिफेंड करने के लिए,
और वो जिस महारत से ये काम करते हैं कि फारूक नाइक साहब कभी जज तब्दील करवाते हैं, कभी वकील गायब करवाते हैं, कभी खुद वहां गायब हो जाते हैं, कभी विटनेस गायब हो जाता है, केस कोई चला ही नहीं और 11 साल गुजर गए। और फिर प्ली ये लेते हैं कि क्योंकि मैक्सिमम सजा 11 साल हो सकती थी इसलिए इनको बरी कर दिया जाए, जबकि मैक्सिमम सजा जो थी वो उनकी नाअहली थी। ठीक है, चलें मायदा हमीद साहबा, आप इससे इत्तफाक करती हैं। देखें, मैं वो आदमी हूं जिस पे बहुत आपको जहर लगता था, मैं पीएमएलएन को इस बात पे कि मैं ये कहता था कि वफाकी वजीर बैठ के नवाज शरीफ के रिश्तेदारों को डिफेंड मत करें। इससे जो तहकीक करने वाले इदारे हैं, जो तफ्तीश करने वाले हैं, वो एक दबाव में आ जाते हैं कि भाई हुकूमत की इस बंदे के बारे में एक मुस्बत सोच है। अब यही बात आज मैं कर रहा हूं तो शायद आज पीटीआई को अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा हूं अच्छा? डबल स्टैंडर्ड्स हैं इमरान खान साहब, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आपको भी पता है हर चीज़ में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब अपनी बारी आती है तो उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है। जब अपनी बहन बेटियों की बात आती है तो बड़ी तकलीफ़ और दुख होता है और फ़ौरन आके पीआईडी में डिफेंड किया जाता है और नंबर टांगे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने। और जब दूसरी लोगों की बहन बेटियों की बात आती है तो उस वक्त जो है सोशल मीडिया पे देख लें, क्या क्या नहीं कहा गया मरियम नवाज के बारे में, क्या क्या नहीं कहा गया कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में। जब नुसरत शहबाज का ज्यादा प्रॉब्लम है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, तो नुसरत शहबाज का ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे पॉलिटिक्स में हो या ना हो, शी वाज नॉट, अभी शमीम साहब ने कहा पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी वो। पॉलिटिक्स में आना और पब्लिक ऑफिस होल्डर होना और बात है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक ऑफिस होल्डर पे। आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीवी के अस्पताल के कमरे तक जाने की कोशिश की और वहां से उनकी बीमारी की वीडियोस निकालने की कोशिश की। इससे ज्यादा आप नीचे कितना गिर सकते हैं? नहीं, लेकिन मायजा हमें जो वीडियो मौसूल हुई है, एक सेकंड मायजा, हमें जितनी वीडियो, एक मिनट सवाल ले लेना मायजा, एक मिनट नहीं, अगर सुन लेना, आप ही जवाब दें मायजा, आप ही जवाब दें। देखें आराम से बात मायजा मेरी बहन, आप ही जवाब दें, आप ही जवाब दीजिएगा मेरी बहन। लेकिन बात यह है कि हमारे पास जितनी वीडियोज और तस्वीर आई वो उस कमरे से जहां पे बीमार थी मरियम नवाज साहिबा की वालदा, वो सारी मरियम नवाज साहिबा ने हमें दी हैं, उनके जरिए से आई हैं। तो एतराज किस बात का आपको? मैं आपके पास जो वीडियोस आई हैं उनकी बात नहीं कर रही, जो वीडियोस लीक करने की कोशिश, अच्छा अलग से, जो उनको फॉलो करने की कोशिश की गई, जो उनका पीछा करने की कोशिश की गई, जो उनको रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए जो तस्वीरें खींची गई, जो मरियम नवाज के आने और जाने की तस्वीरें खींची गई, ये सारी तस्वीरें जो थी ये वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही थी कि एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बीवी क्या कैंसर की मरीजा हैं कि नहीं है। इतना डाउट क्रिएट किया गया कि वो उनको फौत होना पड़ा प्रूव करने के लिए इन लोगों को कि वो एक कैंसर की पेशेंट थी। ये एक ऐसा मुल्क है, पीटीआई ने ये एक ऐसा मुल्क बना दिया है। मरियम नवाज के बारे में जो बातें की गई वो किसी को जेब देती हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं समझती कि किसी को जेब देती है, लेकिन जो बातें बेनजीर के बारे में की गई, बेनजीर शहीद के बारे में जो बातें की गई वो भी जेब नहीं देती थी। वो एक इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था कि आइंदा सियासत में इनके बारे में भी ऐसी बात, इनके लोगों, इनकी पर्सनल जो हाउसवाइफ्स हैं या माएँ हैं या बेटियां, उनके बारे में भी फिर ऐसे ही बात की जाए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये स्टैंडर्ड, एक मिनट ब्रेक लेनी, लेकिन ये स्टैंडर्ड सबसे पहले सेट किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, जब उनकी गलत किस्म की तस्वीरें बना के हेलीकॉप्टर से फेंकी, जब उनके ऊपर अजीब अजीब उनके नाम रखे, जब जलसों में खड़े होकर उनकी तौहीन की खातून होने के बावजूद, और शाबाश दी उन लोगों को जिन्होंने ज़्यादा तौहीन की, तो मियाँ साहब ने इसका आगाज़ किया। फिर ये सैलाब जो है वो पीटीआई और बाकी लोगों की तरफ से मियाँ साहब की फैमिली की तरफ आया, और अब ये जो है वो इस तरफ को जा रहा है। तो ना मियाँ साहब ने ठीक किया, ना पीटीआई के लोगों ने ठीक किया, और ना आज पीपल्स पार्टी के लोग या पीएमएलएन के लोग ठीक कर रहे हैं। लेकिन मायदा अगर याद करें तो ये सिलसिला शुरू मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था। ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सरदार नबील कबूल साहब, हंसते बसते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। तो अब मैं कुछ खबर आपके सामने रख देता हूं, और एक शुबा है जो जाहिर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, वो आपके सामने आ जाएगा। क्लिफ्टन वाला घर करप्शन के पैसे से बनाया है।
और नैब के पास इसके ठोस शवाहिद हैं। ये नैब ने 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शंस पर जवाब जमा कराया है जरदारी साहब के खिलाफ एहतसाब अदालत में। और उन्होंने कहा, आपने सवालनामा दिया जरदारी साहब को, उन्होंने इस क्लिफ्टन वाले घर पे कोई जवाब नहीं दिया। उनका एक स्टेनोग्राफर है मुश्ताक अहमद, उसने 15 करोड़ रुपया जमा करवाया गरीब आदमी ने जरदारी साहब के घर की खरीदारी के लिए, और जब इसको पकड़ने गए तो ये बंदा भाग गया। फिर उन्होंने कहा कि ये 104 दौरों में जरदारी साहब के साथ ट्रैवल कर चुका है, और पार्क लेन जो रेफरेंस है उसका फैसला 6 जुलाई को आना था, अब कुछ ताकीर के साथ आएगा। 3 अरब 77 करोड़ रुपए उसमें भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। तो सर ये फ्रस्ट्रेशन इस वजह से तो नहीं है कि ये चीजें करीब आ रही हैं? देखें, बड़ा अच्छा है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा 120 दिन के अंदर जो है सारे फैसले करें करप्शन का। 120 नए जजेस, 120 नई अदालतें बना रहे हैं। 120 नए जजेस 3 महीने के अंदर। जी बिल्कुल, 3 महीना 90 दिन बोला, 90 दिन, ठीक है, 90 दिन और 120 जजेस, 120 कोर्ट्स, मतलब जी ठीक है। 22 पहले हैं तो ये 142 हो जाएंगी, ठीक है। इमरान, बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि यार कब तक हम रगड़ते रहे एक, मतलब पुरानी पिछले 25 साल से एक ही कहानी, डाकू डाकू डाकू। यार ये क्लिफ्टन का घर मेरे सामने खरीदा था जब हम हुकूमत, पीपल्स पार्टी हुकूमत ही नहीं थी 88 में, 87 में खरीदा था। और मुझे अच्छी तरह याद है जब खरीदा था, मैं उस वक्त खुद उधर मौजूद था 87 में, और वो मैं अंदर गया जब फर्निश भी नहीं था। और मुझे पता है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट 88 में आई है, घर खरीदा है बिलावल हाउस जो क्लिफ्टन का 87 में, ठीक है। और बातें इतने इल्जामी, मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा है कि खुदा के लिए 120 जजेस जल्दी फैसला कर ले, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा जो लोग 2-2 साल से बगैर रेफरेंस के, बगैर इन्वेस्टिगेशन से के जो है वो पड़े हुए हैं जेल में नैब के। तो सरदार साहब इतने लूले लंगड़े केसों के ऊपर, इतने लूले लंगड़ों केसों के ऊपर आप इनको तगड़ा जवाब क्यों नहीं देते? इसके ऊपर तो सवालनामा जो उन्होंने भेजा था उनको शट अप कॉल मिलनी चाहिए थी जवाब के साथ, बल्कि वो जवाब तो प्रेस को भी दे देने चाहिए थे आपको कि ये उनके सवाल हैं, ये हमारे जवाब हैं। तो दिए ना, बार बार जब नैब बुलाता था तो वो जवाब तो दिए ना नैब को। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जवाब नहीं दिया है, जब बुलाते जवाब देते हैं, जब नैब बुलाएगा जवाब देंगे। अब नैब के ऊपर है कि वो साबित करें कि ये पार्क लेन करप्शन के पैसे का है, ये बिलावल हाउस क्लिफ्टन करप्शन के पैसे का है। ये 90 दिन 3 महीने के अंदर ये नैब के ऊपर है कि ये साबित करें कि ये करप्शन के केस। ठीक है। अब सरदार साहब, अब कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं जरा हुकूमत के सामने रख दूं कि इनका मूड क्या है। एक तो यह है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। हमने नहीं देखा कि कोई बड़े बड़े लोग पकड़े गए हों और पैसे रिकवर हो गए हों, या कोई एक आदमी फिक्स हुआ हो पक्का कि ये करप्शन की थी, ये फिक्स हो गया है, पक्का पक्का फिक्स हो गया है, और पूरी कौम को अब पता चल गया कि ये आदमी करप्ट था, इसने करप्शन की थी। ऐसा केस हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली जिनके ऊपर इल्जामात लगते थे वो अब तक तो नहीं आया। लेकिन 120 नई एहतसाब अदालतें, प्रोसिक्यूटर्स की तादाद में इजाफा, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तादाद में भी सुन रहे हैं कि आने वाले दिनों में इजाफा। तो ये आपका मूड क्या है और करने क्या जा रहे हैं सर फिरदौस शमीम नकवी साहब? सर, हमारा मूड होता और हमारे बस में होता तो हमें इंक्वायरीज और प्रोसिक्यूशन के ज़रिए इस वक्त तक ये सब निपटा देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में नैब का कानून है, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि सरदार साहब ने जो बात कही, इसलिए कि नैब के कानून के तहत अपनी बेगुनाही साबित करना फाइनेंशियल उसके अंदर उन लोगों की जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर जो प्रोसिक्यूटर है वो शायद लाखों की भी तनख्वाह नहीं पाता, और जो उसके ख़िलाफ़ वकील खड़ा किया जाता है वो करोड़ों की फ़ीस लेता है। दोनों की क्वालिटी में बेतहाशा फ़र्क है। जो नैब अभी तक अपना केस दाखिल करती है उसमें बार बार सुखम आ जाता है। जैसे कि आपने नवाज शरीफ के केस में देखा कि एवनफील्ड प्रॉपर्टी का केस का पूछा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, तो जवाब दे दिया कि गूगल कर ले। तो ये ऐसे जवाब जब आएंगे तो केस का फैसला हमेशा मुलजिम के हक में होगा। जहाँ तक सरदार नबील कबूल साहब ने उस घर की बात की, मेरे ख्याल से अगर आप कराची में कहीं भी जाके और एक सर्वे कर लें कि बिलावल हाउस जो इन्हीं ने बनाया था तो वो कितने गज पे था, और आज का जो बिलावल हाउस और उसके इर्द गिर्द की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके नाम हैं,
किन लोगों के नाम हैं। इन्होंने तो पब्लिक रोड नहीं बख्शी थी, पब्लिक रोड भी हथियाली थी, बड़ी मुश्किल से खुलवाई है हमने धरने दे दे के जाके। जो इस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब सर एक और काम कर लेना सर, उनके ऊपर मुझे अच्छी तरह याद है सर, उन्होंने इस पे बड़ा जोर लगाया था। एक और गुजारिश भी है सर, आप कोई एक बंदा ही ऐसा ले आए उन 16 शुगर मिल के मालिकान में से या उन 40 मकानों के मालिकान में से जो आकर टीवी पे बैठकर ये कहे कि मुझे उजैर बलोच के बंदों ने धमकाया। जी, और फिर आपको मैं अभी नाम दे रहा हूं, मुस्तफा साहब हैं लार शुगर मिल वाले, उन्हीं ने कोर्ट में केस किया, आप बुला लें प्रोग्राम में, वो आ जाएंगे आपके और वो आके कहेंगे कि इन्होंने हमसे छीना है। यहां दे रहा हूं, ये छीना, मैं आपको नंबर भी भेज दूंगा। जी सर दे दें, आप दे दें, हम कल ही उनको दावत दे देंगे, कल ही दावत दे देंगे उनको कि उनसे कैसे छीना गया, कल दावत दे देंगे। और जहां तक देखिए ताल्लुक, आप देखिए इतना जीदार कौन होगा जिन लोगों ने मजबूरन अपने घर बेच दिए, और उसका भी जिक्र जो है कहीं ना कहीं ज़रूर आता है उज़ैर बुलैह साहब के किरदार में कि उन्होंने उसमें क्या क्या किरदार अदा किया। उनमें से आधी फैमिलीज तो कनाडा चली गई हैं परेशान होके, आपको मिलेंगे भी नहीं। और कौन शख्स है जो अपने आप को सर कनाडा से ऑनलाइन आ जाए, कनाडा में तो ये नहीं जाएगा सर। कनाडा में जब अपने मुर्तजा भुट्टो को नहीं बख्शा जरदारी साहब ने, सर कनाडा में तो गैंग वॉर नहीं है ना, वो कनाडा से पुलिस ने गोली मारी। देखें मेरी अर्ज सुने सर, कनाडा में लोग हमें देखते हैं सुनते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ऑनलाइन आ जाएं। सब सबके खानदान वाले अभी भी यहाँ हैं, पूरे खानदान नहीं गए हैं। इमरान साहब ये कहना, ये बहुत कम लोग हैं हमारे जैसे जिन्होंने अल्ताफ हुसैन को मुंह दिया था कराची में। हमें पता है कि हमारे घर वालों पे क्या गुजरी थी और कौन कौन से फोन आया करते। सरदार साहब बड़े आप हंस रहे हैं और बड़े खतरनाक लोग हैं आप लोग। देखें आपका जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वो ये है कि बंदे बेचारे वो अपने घर भी दे दिए, उन्होंने अपनी मिलें भी दे दी, भाग भी गए, फिर भी नहीं बोलते कि जनाब आपने हमें लूटा है या आपने हमसे छीना है। इसका सबूत है, देखें इमरान साहब बड़ा सीधा सबूत है। 2007 के बाद 14 शुगर मिलें बिकी हैं सिंध में, ठीक है, बता दीजिए ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप के अलावा किसी ने खरीदी हो? किसी के पास पैसे ही नहीं थे या हिम्मत ही नहीं। मैं सरदार साहब से कह रहा हूं साबित करें। 14 शुगर मिल बिकी हैं। ठीक है, मैं अब जरा मायदा हमीद साहबा से सरदार साहब आता हूं बाद में। मायदा हमीद साहबा को मुझे ब्रेक के बाद टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं से शुरू करेंगे क्योंकि एहतजाजी तहरीक को अब कोई शक्ल देने जा रही है अपोजिशन के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहती है और डेवलपमेंट क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी मायदा बड़ा क्लैरिटी के साथ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि इमरान खान को हटाना पड़ेगा, आप लोग पहले ही कह चुके हैं, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड है, क्या कैसे करेंगे, कोई बनाई कोई स्ट्रेटजी? इमरान पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, आपके साथ शमीम साहब बैठे हैं, इनसे पूछें कि जो लेटेस्ट कारनामा इन्होंने किया है, जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और कहते हैं जी वो गरीब वकील होते हैं इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इनसे ये भी तो पूछें ना अकाउंटेबिलिटी एक तरफा क्यों होती है। और ये भी पूछेंगे वो जो BRT की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको पंजाब में ठेके क्यों दे दिए, नया पाकिस्तान बनाना है या BRT के खड्डे बनाने हैं वहाँ पे? तो ये सवालों के जवाब जरूर दें, बिकॉज ये बस आपके सवाल आ गए हैं, ये जवाब वो दे देंगे। अब आप अपनी बात कर लें, इसके जवाब उनसे ले लेंगे अब, ठीक है। दूसरी और आपको वो भी वीडियोस चलानी चाहिए जहाँ पे जो है PMLN की खवातीन के बारे में जो ये बातें करते रहे, इनके जो किराए के तर्जुमान हैं वो भी वीडियोस चलानी चाहिए जिस तरह आप हमारे ज़माने में चलाते थे। तीसरी बात यह है कि जो आप एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं, लोग तैयार हैं बाहर आने को, और शबीर साहब का बिलावल भुट्टो साहब को फ़ोन भी गया था, और ये पार्टीज जो हैं आपस में इकट्ठे होकर डिसाइड करेंगी कि अगला लाएअमल क्या होगा। हम कंसेंसस के साथ चलेंगे, वन मैन शो नहीं होएगा। अच्छा, और स्ट्रेटजी बन रही है? जी इंशाल्लाह स्ट्रेटजी भी बनेगी और लोग बाहर भी आएंगे और लोग इकट्ठे बाहर आएंगे। जी अब आप रिस्पॉन्ड कर दें सर, एक तरफा वाला मामला वहां से शुरू हुआ और फिर आपके सामने 2-3 चीजें हैं। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब। जी पहली चीज़ तो यह है कि ये कैंसर अफेक्टेड लोग जो हैं वो कहाँ कौन सी तहरीक चलाएंगे, फ़ौरन तो एक्सक्यूज़ दे देते हैं, ये सारे आजमा चुके हैं, इनको तो सीधे सीधे ये उनकी गोदों में पल के आए थे जनरल जिलानी साहब की, उसके बाद इनको हुकूमतें मिली हैं, ये कोई 22 साल हमारी तरह स्ट्रगल करके कोई आए हैं। BRT का मैं जवाब दे चुका हूँ, जब वो इंक्वायरी होगी
और इंक्वायरी के बाद जब उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो सर जब वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो उनका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे अगर वो पूरे होता है। देखिए माहिदा, मैं बोला नहीं था, वरना मैं उसी वक्त बोल सकता था, मैं उसी वक्त बोल सकता था। दे रहे हैं उनको पंजाब में, सवाल तो बनता है ना। पंजाब को सवाल जरूर कीजिए, पंजाब को तो आप बताइए कि वो उनके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है। हो सकता है गलती एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो सकता है किसी वजीर की हो सकता है वहां के एग्जीक्यूटिव्स की हो जो मैनेज कर रहे हैं प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो। मैं हर का ये कोई है। देखिए बात ये है, मंजूर काका को जाने दिया गया, सिंध से भाग गए। आपके यहाँ जो इतने केसेस हुए हैं उसमें लोग फरार हुए, मैं आपसे पूछूं कैसे फरार हो गए? बात ये कन्विक्शन तो नहीं हुई। हमने भी बड़ी कहानियां सुनी है, हेरल्ड ने पूरी कहानी रखी थी कि जब डिवैल्यू हो रहा था तो डॉलर गए थे सूटकेस पे, कन्विक्ट नहीं हुए, तो उसकी बुनियाद के ऊपर क्यों अभी तक बाहर हैं आपके लोग? ठीक है सर, मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन सरदार साहब कोई लास्ट चंद सेकंड है, कोई फाइनल कमेंट आप देना चाहते हैं तो क्विकली आप बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यार फिरदौस शमी नकवी भी माशाल्लाह लगते हैं प्रोफेसर टाइप बंदे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। यार ये गाली वाली जिल्लत वाली सियासत जो है वो खत्म कर दे। आप लोगों ने हम लोगों को भी सिखा दिया है, हमें भी मजबूरन आप लोगों को जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे ऊपर कह चुका हूं कि नैब जब 90 दिन से ज्यादा किसी को रखती है, जुल्म करती है, और जब इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद चार्ज नहीं लेके आती, जो सरदार नबील गबूल साहब कह रहे हैं, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसको कंडेम किया। चले ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, चाहे आसिफ अली सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। देखें अब लड़ाई करने से नहीं होगा, डिबेट करने से होगा। बहस कर ले इन चीजों के ऊपर, अपना अपना नुक्ता सामने रखें। लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन होता क्या है जो मुझे समझ आई है बतौर साहब, वो ये है कि मामले को इतना घुमाओ कि किसी को समझ ही ना आए, और इसी में सबकी बका। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।